नमस्कार, मेरा नाम तुषार किरण है। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से हूँ और ये जो आपका आज का लेक्चर है ये लॉज ऑफ फोर्सेस पर है और ये आपकी सेकेंड यूनिट है अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट की। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्सेस की। फोर्सेस आपका एक तरह का एक्सटर्नल एजेंट होता है। ये किसी भी बॉडी पे जब लगता है तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। ये बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का पुश या पुल हो सकता है। फोर्सेस आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी हमेशा एक डायरेक्शन होती है। फोर्सेस की आपकी चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली आपकी मैग्नीट्यूड, दूसरी आपकी डायरेक्शन, तीसरा आपका लाइन ऑफ एक्शन और चौथा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मान लेते हैं हमारे पास एक ये फिगर है, इसमें एक फोर्स है 10 न्यूटन का। तो ये जो आपका 10 न्यूटन है ये आपका मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है। जो ये सॉलिड लाइन है आपकी, ये इस फोर्स की डायरेक्शन को डिनोट कर रही है। जो ये पॉइंट है जहाँ पे आपने फोर्स को अप्लाई किया है बॉल के सर्कमफेरेंस पर, वो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को डिनोट कर रहा है। वहीं पे जो ये आपकी डॉटेड लाइन है ये इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को डिनोट कर रही है। फोर्सेस की जो यूनिट्स हैं वो आपकी मेनली दो तरह की होती हैं। पहली आपकी एब्सोल्यूट यूनिट, दूसरी आपकी ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट में आपके दो सिस्टम्स फॉलो किए जाते हैं। जो सबसे पहला सिस्टम है वो है आपका CGS सिस्टम। इसमें जो फोर्स की यूनिट है वो हम लेते हैं डाइन। जो दूसरा सिस्टम है जिसे हम MKS सिस्टम या SI सिस्टम कहते हैं, इसमें जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है आपकी न्यूटन। और आपका 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के। जो दूसरी कैटेगरी है यूनिट्स की वो है आपकी ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ग्रेविटेशनल यूनिट्स आपकी फिर से CGS और MKS सिस्टम में डिवाइड होती हैं। जो CGS सिस्टम है उसमें जो ग्रेविटेशनल यूनिट है उसे हम कहते हैं ग्राम फोर्स, और वहीं पे जो MKS सिस्टम है, जो आपकी SI यूनिट MKS सिस्टम है, उसमें हम जो यूनिट यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं किलोग्राम फोर्स। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ फोर्सेस की। जो सबसे पहला लॉ ऑफ फोर्स है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि मान लेते हैं हमारे पास दो फोर्स हैं, एक P है और एक Q है। इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट आपका R है। तो ये जो दो फोर्स हैं P और Q, ये जो दोनों फोर्स हैं ये एक साथ जो इफ़ेक्ट कॉज करेंगे इस ब्लॉक के ऊपर वो बराबर होगा अगर आप केवल एक रिजल्टेंट को इस ब्लॉक के ऊपर लगाते हो उसके। तो यहाँ पे आप सुपर इम्पोज कर सकते हो दो फोर्सेस के रिजल्टेंट को उन दो फोर्सेस से। जो अगला लॉ है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। ये लॉ ये कहता है कि आप फोर्सेस को या किसी भी एक सिंगल फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन पर मूव कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो आपकी चेंज ना हो और आप उस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर सकते हो। जैसे कि पहले ब्लॉक में पॉइंट A पर आपका एक फोर्स लग रहा है F, इसे हमने इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे मूव करा है पॉइंट B पर। यहाँ पे जो फोर्स का इफेक्ट है वो किसी भी तरह से चेंज नहीं होगा उस ब्लॉक के ऊपर। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस की। सिस्टम ऑफ फोर्सेस, जब किसी एक बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक साथ काम कर रहे होते हैं तो वो आपका एक सिस्टम ऑफ फोर्स बनाते हैं। सिस्टम ऑफ फोर्सेस आपके मेनली दो तरह के होते हैं। पहला आपका कोप्लेनर फोर्स और दूसरा आपका नॉन कोप्लेनर फोर्स। कोप्लेनर फोर्स वो फोर्स होता है जो कि आपका एक ही प्लेन में लाई कर रहा होता है। वहीं पे जो आपके नॉन कोप्लेनर फोर्सेस हैं वो फोर्स होते हैं जो कि आपके डिफरेंट प्लेन्स में लाई कर रहे होते हैं।
कोप्लेनर फोर्स आपके फिर से डिवाइड किए जाते हैं कॉन्करेंट फोर्सेज में, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेज में, कोलीनियर फोर्सेज में, नॉन कोलीनियर फोर्सेज में, पैरेलल फोर्सेज में और नॉन पैरेलल फोर्सेज में। कॉन्करेंट फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होता है। जैसे कि फिगर में फोर्स आपका 4 और 5 ये दोनों के दोनों आपके कॉन्करेंट फोर्सेज हैं क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसे ही आप कह सकते हो जो 4 और 6 हैं ये भी आपके कोलीनियर फोर्सेज हैं क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। और यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी देख सकते हो कि ये जो फोर्सेज हैं 4, 5 और 6 ये सारे के सारे एक ही प्लेन में हैं। वहीं पे जो फोर्स आपके 5 और 6 हैं ये आपके नॉन कॉन्करेंट फोर्सेज हैं क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इसके बाद आते हैं आपके कोलीनियर फोर्सेस। कोलीनियर फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। जैसे कि फिगर में 2 और 3, 11 और 10 ये दोनों आपके कोलीनियर फोर्सेस हैं, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। बट यहाँ पे जो 2 और 3 हैं ये आपके कहलाते हैं लाइक कोलीनियर फोर्सेस क्योंकि इनकी डायरेक्शन आपकी सेम है। वहीं पे आपका 10 और 11 आपके कहलाते हैं अनलाइक कोलीनियर फोर्सेस क्योंकि उनकी डायरेक्शन आपकी एक दूसरे से अपोजिट है। इसके बाद आते हैं आपके पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के साथ पैरेलल हो। यहाँ पे आप कह सकते हो 8, 7 और 9 ये तीनों के तीनों आपके पैरेलल फोर्सेस हैं क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के साथ पैरेलल है। पैरेलल फोर्सेस में भी फिर दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी आपकी लाइक पैरेलल फोर्सेस की और दूसरी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। लाइक पैरेलल फोर्सेस के एग्जांपल हैं आपके 8 और 7। यहाँ पे इन दोनों की डायरेक्शन आपकी सेम है। और वहीं पे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का एग्जांपल है 8 और 9 क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। इसी तरह आपके जो नॉन कोप्लेनर फोर्सेस हैं वो भी आपके डिवाइड किए जाते हैं कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट, पैरेलल और नॉन पैरेलल फोर्सेस में। यहाँ पे ये जो फोर्सेस हैं ये आपके एक प्लेन में नहीं लाई कर रहे होते हैं। तो जो आपका कॉन्करेंट फोर्स है 12 और 11 ये दोनों के दोनों आपके अलग अलग प्लेन में लाई कर रहे हैं बट ये एक दूसरे के साथ आपके कॉन्करेंट हैं। वहीं पे आपके जो फोर्स हैं 1 और 11 ये आपके नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस हैं क्योंकि ये एक प्लेन में तो लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये डिफरेंट प्लेन में लाई कर रहे हैं और इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। वहीं पे नॉन कोप्लेनर फोर्सेस फिर से पैरेलल और नॉन पैरेलल फोर्सेस में डिवाइड किए जाते हैं। 1 और 7 आपका एग्जाम्पल है पैरेलल नॉन कोप्लेनर फोर्सेस का क्योंकि ये दोनों डिफरेंट प्लेन में हैं और इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से पैरेलल है। अब बात आती है कि जब हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ फोर्स है तो हम उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसके दो मेजर मेथड्स हैं। जो सबसे पहला मेथड है वो है आपका एनालिटिकल मेथड। इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है मेथड की वो है आपका रेजोल्यूशन मेथड। जब भी हम किसी फोर्स को उसके हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग, तो वो उस प्रोसेस को हम रेजोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। यहाँ पे आपके पास दो फोर्स हैं F1 और F2। F1 इंक्लाइंड है एंगल अल्फ़ा पे और F2 आपका इंक्लाइंड है एंगल बीटा पे। तो अगर हम देखें एक्स एक्सिस के अलोंग F1 का जो कंपोनेंट है वो आपका हो जाएगा F1 cos अल्फ़ा और y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका F1 sin अल्फ़ा। इसी तरह अगर आप F2 को रिजॉल्व करते हो तो पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा F2 cos अल्फ़ा और y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा आपका F2 sin
अल्फ़ा। अब अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेज हैं उनका समेशन लो तो उसे आप रिप्रेजेंट करते हो समेशन एफ एक्स से, और ये इस केस में आपका बराबर होगा F1 कॉस अल्फ़ा प्लस F2 कॉस बीटा के। ये आपका बीटा होगा और ये भी आपका बीटा होगा। इसी तरह जब आप समेशन ऑफ एफ वाई निकालते हो तो ये आपका हो जाएगा F2 कॉस बीटा, सॉरी F2 साइन बीटा प्लस F1 साइन अल्फ़ा। फाइनली आप अपनी इस इक्वेशन को यूज़ करके अपना रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो। जो R होगा वो आपका होगा अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। और अगर आपको रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन निकालना है कि वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से या प्लस वाई एक्सिस से, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके अपना रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे जो थीटा होगा वो होगा आपका tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। जो आपका अगला मेथड है एनालिटिकल मेथड, वो है आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास दो कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्स हैं तो उनको आप अगर पैरेललोग्राम की साइड के से रिप्रेजेंट करते हो तो जो आपका रिजल्टेंट है वो आपको मिलेगा उसके डायगोनल से। इसका एक मैथमेटिकल वर्जन भी है जिसे अभी हम डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास दो फोर्स हैं, पहला फोर्स है F1 और दूसरा फोर्स है F2, और इन दोनों के बीच जो एंगल है वो है आपका थीटा। और जो रिजल्टेंट है इस केस में R, वो आपका डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा जो कि आपका OB होगा। अब अगर आप इस केस में देखो तो जो आपका एंगल BAD है वो आपका थीटा होगा, और जो आपकी साइड AB है वो आपकी F2 होगी। आप कह सकते हो जो आपका साइड AD है इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी F2 कॉस थीटा, और जो आपकी साइड BD है इसकी वैल्यू हो जाएगी F2 साइन थीटा। अब अगर आप अपना ट्राइंगल लो OBD और इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो आपका OB स्क्वायर बराबर हो जाता है आपका BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर के। जो आपका OB स्क्वायर है ये आपका R के बराबर है। जो आपका BD है वो है आपका F2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस जो आपका OD है उसे आप लिख सकते हो F1 प्लस F2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो साइड आपकी OD है वो सम है आपका OA और AD का। इस चीज़ को आप लिख सकते हो F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। और अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करते हो तो आप इसे लिख सकते हो
F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यहाँ पे आपने F2 स्क्वायर को कॉमन लिया और ब्रैकेट के अंदर आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू आपकी 1 होगी, इसलिए हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं। और फिर फाइनली आपका आ जाता है 2F1 F2 कॉस थीटा। तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन है वो ये है, जिसकी मदद से आप रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो दो फोर्सेस का, F1 और F2। वहीं पे आपका जब आपको इंक्लिनेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल से, तो आपको फिर से अपना ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा। BDA ट्राइंगल आप कंसिडर करोगे OBD, और इस ट्राइंगल में आप tan अल्फ़ा कैलकुलेट करोगे, ये आपका हो जाएगा BD अपॉन OD। और यहाँ पे जो आपका F2 कॉस थीटा है, ये आपका F2 साइन थीटा होगा। इस इक्वेशन को यूज़ करके आपका इंक्लिनेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो रिजल्टेंट का अपने हॉरिजॉन्टल से OD से। अब आपके पास अगर दो जो अगली कैटेगरी है कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का, वो है आपका ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे जो ग्राफिकल मेथड है, इसमें फिर से आपके दो लॉ यूज़ किए जाते हैं। जो पहला लॉ है वो है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, और जो दूसरा लॉ है वो है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। जो आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स है, ये मेनली आपका दो फोर्सेस के लिए यूज़ किया जाता है रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए, और जो पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस है वो तीन या उससे ज़्यादा फोर्सेस को यूज़ करा जाता। जो अगला है वो है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, ये तीन या उससे ज़्यादा फोर्सेस को का रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मान लेते हैं आपके पास दो फोर्स हैं P और Q। आपको सबसे पहले इन फोर्सेस को एक प्रॉपर स्केल लेके ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लेते हैं अगर आपका 10 न्यूटन का फोर्स है तो आपको ये लाइन 10 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर आपका Q 15 न्यूटन का है तो आपको ये लाइन 15 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको स्केल का ध्यान रखना होगा। P और Q के बीच अगर आपको कोई एंगल दिया होगा, उस एंगल को आप यहाँ पे प्लॉट करोगे। मान लेते हैं अगर वो एंगल थीटा है तो आपका जो दो साइड्स हैं वो कुछ इस तरह अरेंज की जाएंगी, और फाइनली आपको थर्ड साइड ड्रॉ करनी है इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए। और जो ये तीसरी साइड है, इसको आप मेजर करके और अपनी स्केल से मल्टीप्लाई करके अपना रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका रिजल्टेंट है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी पहले दो फोर्सेस की जो डायरेक्शन आपने ली है उससे। इसी तरह जो पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस है, ये मल्टीपल कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास मान लेते हैं चार फोर्स हैं P, Q, R और S, और आपको इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो आपको इन चारों फोर्सेस को फिर से स्केल लेके ड्रॉ करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हर बार आपको जो एंगल है वो ड्रॉ करना पड़ेगा दोनों फोर्सेस के बीच। अगर आपका Q और R के बीच कोई एंगल है अल्फ़ा, तो वो आप कुछ इस तरह ड्रॉ करोगे। और फिर लास्ट में जो आपकी क्लोजिंग साइड है पॉलीगन की, उसको यूज़ करके आप अपना रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो अपनी स्केल से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की वो आप अपोजिट लोगे बाकी जितने फोर्सेस हैं उनसे। अब हम बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की।
यहाँ पे हम फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, बट यहाँ पे जो रेजोल्यूशन आप करोगे फोर्सेस का वो आपका किन्हीं भी दो एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस जो आपकी एक दूसरे से 90 डिग्री होती हैं वो नहीं होंगी। यहाँ पे आप फोर्सेस को रिजॉल्व करोगे किन्हीं भी दो डायरेक्शन में। मान लेते हैं आपका एक फोर्स है R, इसे आपको रिजॉल्व करना है OA के अलॉन्ग, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है F1 से, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो है आपका OB और इसे हमने रिप्रेजेंट किया है F2 से। यहाँ पे आप इन तीनों चीज़ों को लेकर अपना एक पॉलीगन कंप्लीट करोगे, और इस केस में जो आपकी साइड AC है वो आपकी बराबर हो जाएगी F2 के। यहाँ पे जो आपका फोर्स है, यहाँ पे जो आपका एंगल है, एंगल OCA, वो आपका बराबर हो जाएगा बीटा के, और जो आपका एंगल CAO है वो आपका बराबर हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के। अब अगर आप अपना ट्रायंगल कंसीडर करो OAC और इसमें आप साइन लॉ को लगाते हो, तो आप ये कह सकते हो कि OC अपॉन साइन 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपका बराबर हो जाएगा AC अपॉन साइन अल्फ़ा के। ये चीज़ आपकी बराबर हो जाएगी OA अपॉन साइन बीटा की। OC आपका R है, आप साइन 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा को लिख सकते हो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और AC आपका F2 के बराबर है, F2 अपॉन साइन अल्फ़ा, और जो आपका OA है वो है आपका F1 के बराबर अपॉन साइन बीटा के। तो जो फाइनली आपका रिजल्टेंट है या जो कंपोनेंट है F1 वो आपको मिलेगा R साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा से, और F2 जो कंपोनेंट है वो आपको मिलेगा R साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा से। तो यहाँ पे हमने अपने रिजल्टेंट को ब्रेक किया है दो कंपोनेंट में, F1 और F2 के, और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं हैं। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियंट फोर्सेस की। हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे फोर्सेस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हैं कि नहीं हैं। ये फोर्सेस, ये चीज़ चेक करने के लिए आपके पास दो बेसिक लॉ हैं। पहला है आपका कन्वर्स लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस और दूसरा लॉ है आपका कन्वर्स लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। जो कन्वर्स लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस है ये आपका तीन फोर्सेस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कोई भी तीन फोर्सेस एक दूसरे के साथ मिलकर एक कंप्लीट क्लोज्ड ट्रायंगल बनाते हैं तो आप ये कह सकते हो कि ये तीनों के तीनों फोर्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हैं। वहीं पे जो आपका कन्वर्स लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस है, यहाँ पे आप मल्टीपल फोर्सेस को यूज़ करके चेक कर सकते हो कि आपका के फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं या नहीं। अगर आपके 5, 6, 7 फोर्सेस मिलकर एक क्लोज्ड पॉलीगन बनाते हैं तो वो सारे के सारे फोर्सेस आपके एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हैं। इसके बाद आप लैमीज़ थ्योरम को यूज़ करते हो इक्विलिब्रियम फोर्सेस को चेक करने के लिए। यहाँ पे आपके पास तीन फोर्सेस हैं F1, F2 और F3, और इनका जो साइन ऑफ इन फोर्सेस का और जो साइन ऑफ एंगल है अपोजिट दो फोर्सेस के बीच का वो आपका प्रपोर्शन में होता है। आप कह सकते हो फाइनली F1 अपॉन साइन अल्फ़ा बराबर F2 अपॉन साइन बीटा बराबर F3 अपॉन साइन गामा। अगर ये तीनों फोर्सेस आपके
एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हैं तो आपकी ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। फाइनली यहाँ पर आपका ये पोर्शन कंप्लीट होता है। थैंक यू।